ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 66 अधिकार गौण और कर्तव्य प्रधान माना जाए। सुविधाओं का लाभ उठाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। यह उत्पादित वस्तुएं ही संपदा कहलाती हैं। सिक्का तो इस उत्पादन शक्ति का प्रतिनिधि मात्र है, जिसे वस्तुओं के स्थानांतरण की सुविधा के लिए तीनों को भले ही एक व्यक्ति जुटावे, पर काम इनकी सम्मिलित शक्ति से ही चलेगा। जीवन यापन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अन्न से लेकर यंत्रों तक और शिल्पियों से लेकर व्यवस्थापकों तक विभिन्न स्तर के जड़ चेतन साधन जुटाने पड़ते हैं। यही संपदा उत्पादन का तंत्र हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने और सुविधाएं जुटाने में समर्थ होता है। इन दिनों उत्पादन क्षेत्र में दो प्रधान पक्ष हैं। एक, मालिक। दो, मजदूर। दोनों के उचित सहयोग से संपदा ठीक तरह उपजती हैं। जिनके पास पूंजी एवं ज्ञान अनुभव नहीं है, वे मजदूर अकेले कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिनके पास पूंजी अथवा अनुभव ज्ञान है, बिना श्रमिक के सहयोग के काम नहीं चला सकते। सहयोग के बिना दोनों की क्षमता व्यर्थ है। सरकारी व्यवस्था तंत्र भी छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अफसरों तक श्रमिकों की श्रृंखला में ही आते हैं। सरकार वेतन का तथा कार्य पद्धति का निर्धारण करती है, कर्मचारी श्रम करते हैं। दोनों का सहयोग ही सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों को चला सकने में समर्थ होता है। यदि विभिन्न उत्पादनों एवं व्यवस्थाओं का क्रम ठीक चलाकर सुविधाओं तथा संपदाओं का उचित संवर्धन आवश्यक हो, तो दोनों के बीच सहयोग एवं सद्भावनाओं का तारतम्य घनिष्ठतम ही करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश इन दिनों मालिक और श्रमिक वर्ग में दिन दिन खाई चौड़ी होती जा रही है और सहयोग के सूत्र शिथिल हो रहे हैं। उसका परिणाम उत्पादन की कमी के रूप में सामने आ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। इसका दुष्परिणाम सभी को भुगतना पड़ रहा है और देश का अर्थतंत्र लड़खड़ाने लगा है। इस अवांछनीय स्थिति को रोका और संभाला जाना ही चाहिए। मालिकों को यह मानकर चलना चाहिए कि उनकी पूंजी और अनुभव का जितना श्रेय है, उससे ज्यादा मजदूर के परिश्रम का है।
श्रम के बिना उसकी पूंजी और ज्ञान अपंग हैं। इसीलिए उत्पादन में से उचित अंश श्रमकर्ता को भी दिया जाए। यह न्यायानुकूल है, इसलिए किया जाए और इसलिए भी किया जाए कि आवश्यक सुविधाएं मिलने पर ही श्रमिक अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता ठीक रख सकता है और उसी आधार पर अपना कर्तव्य ठीक तरह निभा सकता है। इसलिए उचित यही है कि लाभ का जितना अधिक अंश श्रमिक को दिया जा सकता हो, उतना उन्हें वेतन, बोनस अथवा अन्य सुविधाओं के रूप में दिया जाए और उनके सम्मान का उचित ध्यान रखा जाए। दूसरी ओर श्रमिकों को भी पूर्ण सहयोग की भावना लेकर चलना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन बढ़ाकर वे समाज की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। अपने इस कर्तव्य में किसी प्रकार की कमी लाकर देश को दुर्बल न बनने दें। उन्हें यह भी अनुभव करना चाहिए कि मालिक और मजदूर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परस्पर सहयोग के बिना दोनों की ही गाड़ी रुक जाएगी और उस अवरोध का दुष्परिणाम सारे समाज को भोगना पड़ेगा। अधिकार की प्रधानता और कर्तव्य की उपेक्षा का जो घातक क्रम हर क्षेत्र में चल पड़ा है, उसने पारस्परिक सहयोग की नींव हिला दी है। असहयोग, घृणा और द्वेष की मनःस्थिति में न परिवार चल सकते हैं, न समाज की व्यवस्था ठीक रह सकती है और न उपार्जन के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। तनाव की स्थिति में हर वर्ग, हर पक्ष का नुकसान है। मनोमालिन्य और असंतोष के कोई कारण हो तो उन पर शांत चित्त से विचार विनिमय किया जाना चाहिए और उलझनों का एक दूसरे की स्थिति समझते हुए न्यायानुकूल ढंग से समाधान खोज लेना चाहिए। बुद्धिमत्ता इसी में है कि अवरोध और तनाव पैदा करने में कोई भी घृणा प्रचारक या भ्रम फैलाने वाला आसानी से सफल हो सकता है। बुद्धिमत्ता सहयोग के अभिवर्धन में है। सो सस्ती नेतागिरी लूटने और अपना उल्लू सीधा करने वाले विघ्न संतोषी लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनकी करतूतें हर पक्ष को केवल हानि ही पहुंचा सकती हैं। हर पक्ष को कर्तव्य को प्रधान मानकर चलना चाहिए। मनुष्यता और देशभक्ति इसी प्रकार के आचरण पर अवलंबित हैं। पग पग पर अधिकार को आगे रखने और कर्तव्य को भुला देने से केवल विद्वेष ही बढ़ेगा और एक दूसरे को दुष्ट अनुभव करने लगेंगे। घृणा से घृणा बढ़ेगी और असहयोग से असहयोग। श्रमिक और मालिकों के बीच में इस प्रकार के असंतोष का बढ़ना उस तंत्र को दुर्बल करेगा जिसके वे दोनों अंग हैं। यह दुर्बलता अंततः
सारे समाज के लिए कष्टकारक और दुखदायी सिद्ध होगी। इसलिए सहयोग के आधार पर अधिक से अधिक घनिष्ठ संबंध बनाए जाने चाहिए और मतभेद तुरंत हल न होते हों तो क्रमशः सुधारने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। भले ही इसमें थोड़ा समय लग जाए, पर सब मिलकर दोनों पक्षों को लाभ ही होगा और उस उत्पादन से लाभ उठाने वालों को भी राहत मिलेगी। इसलिए दूरदर्शिता तनाव पैदा करने में नहीं, एक दूसरे की कठिनाई को समझने और उचित समाधान ढूंढने में ही केंद्रित करनी चाहिए। किसी भी पक्ष को किसी भी हालत में अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं और रह सकते हैं, पर उन्हें सुलझाने का यह तरीका नहीं है कि उत्तरदायित्वों से इनकार कर दिया जाए। जापान स्थित अमेरिकन फैक्ट्रियों में सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई तो जापानी श्रमिकों ने उसका विरोध किया और कहा कि हम काम का एक दिन घटाकर देश को उत्पादन के लाभ से वंचित नहीं कर सकते। द्वितीय महायुद्ध के बाद ध्वंस चेकोस्लोवाकिया के श्रमिकों ने 8 घंटे के स्थान पर 10 घंटे काम करने की अड़ ठानी। यद्यपि मालिक इस पक्ष में न थे कि श्रमिक इतना अधिक काम करें, तो भी श्रमिकों के इस आग्रह की ही जीत हुई कि देश की जल्दी ही दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए वे हर रोज 2 घंटे अधिक श्रम करेंगे। यही मनोवृत्ति हर क्षेत्र और वर्ग में रहनी चाहिए। वेतन लेना काम न करना, काम देने वाले को शोषक समझना और उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। कम सुविधाएं मिलने की प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यवस्था तंत्र एवं कर्तव्य धर्म को तोड़ फोड़ डालने में नहीं होनी चाहिए। उत्पादन न घटाते हुए, व्यवस्था न बिगाड़ते हुए और साधन तंत्र को क्षति न पहुंचाते हुए भी सत्याग्रह जैसे अनेक दबाव ऐसे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे की कठिनाई को सहानुभूति और उदारता के साथ समझने की चेष्टा शांत चित्त से करें तो अधिकांश उलझनें सफलतापूर्वक सुलझाई जा सकती हैं। जोशीला दबाव डालकर अधिक लाभ प्राप्त करना भी अंततः निरर्थक ही साबित होता है। वेतन बढ़ाने की आवश्यकता टैक्स लगाने या उत्पादन महंगा करने से ही पूरी हो सकती है और वह बढ़े हुए टैक्स या महंगाई उस श्रमिक पर भी असर डालती हैं और बढ़ा हुआ वेतन नई मूल्य वृद्धि में चला जाता है। इसलिए श्रमिक का हित केवल इतने में ही नहीं है कि उसका वेतनमान बढ़ता चले। दूसरा पक्ष यह भी सोचना
होगा कि महंगाई न बढ़े, उत्पादन न गिरे, अन्यथा वेतन वृद्धि का क्या लाभ मिलेगा। कर्तव्य में ढील न डालने और भरपूर श्रम करने में ही देशभक्ति और लोक मंगल की भावना सन्निहित है और उसे हर नागरिक को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे वह मालिक हो या श्रमिक। श्रम और कर्तव्य की उपेक्षा का जो दौर इन दिनों चल पड़ा है, वह राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल नहीं बनने देगा। अधिकार की प्रधानता तक ही हमारा दृष्टिकोण सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन अधिक ध्यान ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करने पर केंद्रित करना चाहिए। सामने वाला पक्ष गलती करता है तो हम क्यों करें, हम उसके स्तर तक क्यों गिरें। इस उदात्त भावना से ही श्रम समस्या का हल हो सकता है और इसी आधार पर राष्ट्रीय संपत्ति तथा मानवीय सुख सुविधाओं का अभिवर्धन हो सकता है। प्रश्न 1. उत्पादन के प्रमुख पक्ष कितने हैं और कौन कौन हैं? 2. उत्पादन में उचित अंश श्रमकर्ता को देना क्यों आवश्यक है? 3. कर्तव्य की उपेक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए? 4. मनुष्यता एवं देशभक्ति का सहज प्रमाण क्या है? 5. मतभेद सुलझाने का सही तरीका क्या है? 6. उदात्त भावना का क्या तात्पर्य है? 7. अधिकार से अधिक कर्तव्य का महत्व क्यों है? 8. जापान स्थित अमेरिकन फैक्ट्रियों के श्रमिकों ने काम के 2 घंटे कम करने का सुझाव क्यों नहीं माना? 9. श्रमिक एवं स्वामी के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए समस्या का यथार्थ हल सुझाएं। पाठ 66 समाप्त।